बच्चों ये है चैप्टर इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 3। यंग मॉडल्स तक हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग कौन कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक बार फिर से शो हो रहे होंगे कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 में 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। आज बच्चों हम लोग प्रूव करेंगे कि स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक है, इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है ना बच्चों। इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि यंग मॉडुलस क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यंग मॉडुलस होता है एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल एल, यही होता है ना। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो बच्चों आपको पता है कि इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसमें आने वाले चेंज को रोकती है, यानी कि जो उसमें स्ट्रेन आने वाला होता है उस स्ट्रेन के अपोजिट वर्क करती है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए कि स्टील जो है वो रबर से ज़्यादा इलास्टिक है, हम लोग क्या करते हैं, स्टील के एक स्टील का और एक रबर का वायर ले लेते हैं सेम लेंथ का। ठीक है ना, ये मान लिया S फॉर स्टील और R फॉर रबर, ये वायर्स हैं। ठीक है ना, दोनों की सेम लेंथ है L और इसकी भी L, और दोनों में ही सेम वेट लटकाया गया है। माना दोनों में कितना वेट लटका दिया गया है mg, और इसमें भी वेट लटकाया गया है mg। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जब दोनों में सेम वेट लटकाए गए हैं, मान लेते हैं mg वेट लटकाने पर रबर का वायर डेल एल आर, इसमें ये इतना नीचे आ जाता है। ठीक, इस तरह से। ठीक है, और स्टील का वायर इसमें थोड़ा सा ही चेंज आता है, इसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आता है, तो इसके चेंज को हम लोग लिख लेते हैं डेल एल एस। ठीक है ना, अब देखना ये है कि ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्टील वाले वायर के लिए यंग मॉडुलस क्या होगा। तो स्टील वाले के लिए हम लोग वाई एस लिखेंगे यंग मॉडुलस। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि यंग मॉडुलस होता है एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल एल, ये होता है ना। अब स्टील के लिए लिख रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पर डेल एल एस कर लेते हैं। एल सेम रहेगा दोनों का, इसलिए हम लोग यहाँ पे एल एस या एल आर नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाता है हमारा स्टील के लिए। इसी तरीके से रबर वाले के लिए भी लिख लेते हैं वाई आर एम जी एल। बच्चों पाई आर स्क्वायर क्या है, ये जो वायर होता है बच्चों, वायर तो सर्कुलर होता है ना, तो इस सर्कल का एरिया हमने पाई आर स्क्वायर से शो किया। आपको पता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। तो रबर के लिए हम लोग यंग मॉडुलस लिख रहे थे, तो इसके लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल एल आर। ठीक है ना, इतनी बात बच्चों समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एस अपॉन वाई आर करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें कंपेयरिंग करनी है कि आखिरकार कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल एल एस अपॉन, नीचे हो जाएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल एल आर। ठीक है ना, अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि एम जी एल से एम जी एल और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, और ये वाला टर्म जो डेल एल आर है ये कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो डेल
एल आर अपॉन डेल एल एस। ठीक है, इसको यहाँ पे फिर से लिखते हैं, वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू डेल एल आर अपॉन डेल एल एस। तो बच्चों ये जो निकल करके आया हमारा वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू डेल एल आर अपॉन डेल एस, इससे साफ साफ पता ये चल रहा है कि जो स्टील का वायर है वो रबर के वायर से ज़्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है ना बच्चों, इलास्टिसिटी अभी हमने आपको बताया ना, जो चेंज के अपोजिट वर्क करती है उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहेंगे, सीधी सीधी भाषा में अगर हम लोग समझ लें। और यहाँ से हम लोगों को ये बात पता चल रही है कि स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है ना। अब आपके लिए एक सवाल है, आप लोग उसको मुझे कमेंट में उसका आंसर बताएंगे कि अगर हम 3 अलग अलग मटेरियल्स की बॉल लेते हैं और वो 3 मटेरियल्स क्या होंगे, एक रबर की बॉल, उतनी ही बड़ी सेम वेट की हाथी दांत की बॉल, हाथी का दांत है ना, उसकी बॉल बनवाते हैं, वो बॉल और मिट्टी की बॉल बनाएं, तो उन तीनों में सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि बच्चों यंग मॉडुलस ने केवल लंबाई में आने वाले स्ट्रेस और स्ट्रेन की ही बात की थी कि अगर किसी लंबे से तार में हम वज़न लटका करके उसकी लंबाई बढ़ा दें, ठीक है ना, तो आने वाले स्ट्रेन के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है ना। और अब हम लोग बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि एक क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब कुछ इस तरीके का है, ऐसा, ठीक है ना। और इस क्यूब पर चारों तरफ से सेम प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से भी सेम, कलर चेंज करते हैं मार्कर का, यहाँ से भी पी प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी पी लग रहा है, स्मॉल पी, ठीक है ना, इधर से भी स्मॉल पी, इधर से भी स्मॉल पी, ठीक है ना, चारों तरफ से। बच्चों इधर पीछे से भी लग रहा होगा स्मॉल पी ही, ठीक है ना, और इधर आगे से भी स्मॉल पी ही लग रहा होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आपको पता है, अगर मान लीजिए कोई आपके पास बलून है, आप बलून का एग्जांपल लीजिए, और बलून को अगर आप चारों तरफ से दबाते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है ना। और फिर जैसे ही आप लोग प्रेशर हटाते हैं, उसको दबाना बंद करते हैं, वो अपने वापस पुरानी ही शेप में आ जाता है। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक में, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो माना कि जब इस पर पी प्रेशर पड़ रहा था, तो पी प्रेशर की वजह से इसका वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक वॉल्यूम को बच्चों मैं डॉटेड लाइन से और रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से बच्चों हो जाएगा, है ना। बच्चों अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में हम लोग इसकी लिखेंगे कि इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर जहाँ तक हुक का रूल फॉलो होता है, मतलब जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, वहाँ तक अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल का मतलब ये जो इस तरीके से परपेंडिकुलरी इन पर प्रतिबल लग रहा है, ये जो प्रेशर पी है इसको प्रतिबल कहेंगे। ठीक है ना, ये अभिलंब प्रतिबल, और इस प्रेशर की वजह से आने वाले चेंज यानी कि स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा हिंदी में आज लिखते हैं। इसमें अभिलंब प्रतिबल क्या है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्मॉल पी है यही प्रतिबल है ना। तो इसमें जो प्रतिबल लग रहा है वो स्मॉल पी लग रहा है, और स्मॉल पी प्रतिबल लगने की वजह से इसमें विकृति क्या आ रही है, विकृति मतलब स्ट्रेन, वो भी कैसा, वॉल्यूम में आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है ना। तो
वो कितना आ रहा है हम लोग पढ़ते हैं। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेन आ रहा है वो हो रहा है डेल वी, है ना, और वो भी किसने, टोटल वी में से। इसका पूरा वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम वी था, ठीक है ना। और जब ये श्रिंक हो गया यहाँ पर तो इसका वॉल्यूम कितना श्रिंक हुआ, डेल वी श्रिंक हो गया, ठीक है ना। अब ये क्योंकि श्रिंक हो गया है, कम हो गया है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन हमें यहाँ पे ये डिनोट करता है कि वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है। अब हम आगे देखते हैं कि आखिरकार बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम लोग बी से शो करते हैं बच्चों, है ना। बल्क मॉडुलस को हम लोग बी से शो करते हैं और ये हो जाएगा हमारा अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, ठीक है ना। तो अभिलंब प्रतिबल हमारा कितना है, P है, स्मॉल p अपॉन, और हमारी स्ट्रेन कितनी है, माइनस डेल वी अपॉन वी, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल p v अपॉन डेल v, ठीक है ना, स्मॉल पी वी अपॉन डेल v। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, वही पुराना वाला हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी बच्चों पास्कल भी कह देते हैं ना। या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, नहीं तो पास्कल होता है, ठीक है। तो बच्चों इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा यहाँ पर माइनस आता है, बी इज इक्वल टू माइनस पी वी अपॉन डेल वी आता है, इसका मतलब जो हमारी इलास्टिसिटी है वो बढ़ रही है ना। और माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम इस पर प्रतिबल बढ़ाते हैं, यानी कि स्ट्रेस बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वॉल्यूम हमारा कम होता जाता है। माइनस साइन हमें सिर्फ यही शो कर रहा है ना। और बच्चों इस चीज़ से हमें ये भी पता चलता है कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो गैसों के लिए सबसे कम होता है। बल्क मॉडुलस गैसों के लिए सबसे कम होता है, लिक्विड और सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के लिए। आपने देखा बच्चों कोई सॉलिड चीज़ अगर है तो आप उसको अगर दबाएंगे तो वो इतनी आसानी से दबती नहीं है ना। इसका मतलब उसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और गैसों को आसानी से आप दबा सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा बलून का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उसमें आप एयर भरिए और उस पर प्रेशर लगाइए, देखिए बलून तुरंत अपनी शेप बदलने लगता है ना। तो उसके लिए बल्क मॉडुलस का वैल्यू कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आखिरकार संपीड़ता क्या होती है ना, इसको हम इरेज करते हैं और फिर कंप्रेसिबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि गैसों को कंप्रेस करना आसान होता है ना, लेकिन आप लिक्विड और सॉलिड को इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग लिखते हैं बीटा से, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस क्या है, बी है हमारा, बल्क मॉडुलस बी, तो ये 1 अपॉन बी होता है, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन बी, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल वी अपॉन पी वी, ये होती है बीटा की वैल्यू, ठीक है ना। और बच्चों ये भी आपको पता है कि गैसों को कंप्रेस करना आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं गैस को कंप्रेस करना आसान है ना। गैस को कंप्रेस करना आसान है। और सेकंड पॉइंट, सॉलिड और लिक्विड को उल्टा लिखते क्योंकि लिक्विड को थोड़ा सा कठिन होता है बट सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लिक्विड्स और सॉलिड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है। ये बच्चों भी आप ये बात ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि लिक्विड्स और सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है,
गैसेस को कंप्रेस करना सबसे ज़्यादा आसान है। इसका एग्जाम्पल आप बलून से ले सकते हैं कि आप उसको कितनी आसानी से दबा सकते हैं, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि थर्ड टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। स्क्रीन पर आपको उसका नाम दिख ही गया होगा कि अब हम लोग बच्चों हमारा अगला टॉपिक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों आपका टाइम खराब ना हो इसीलिए मैंने फिगर पहले ही ड्रॉ कर दिया था। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है हिंदी में कहें तो इसको लिखते हैं हम लोग दृढ़ता गुणांक, है ना। अब हिंदी में कहें तो बच्चों इसको लिखते हैं दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, गुणांक, ठीक है ना। अब बच्चों मान लेते हैं जैसे कि एक ये क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका नीचे वाला जो आधार है वो कैसा रहे, स्टेबल रहे, आधार के साथ कोई भी छेड़छाड़ उसकी ना की जाए, उसके बेस को ना छेड़ा जाए, और जो ऊपर वाली सरफेस है, ये ऊपर वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये इस वाली सरफेस पर फोर्स लगाया जाए, वो भी कैसा, टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए, केवल स्पर्श करता हुआ फोर्स लगाया जाए ऊपर वाली सरफेस पे। तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उसकी शेप में। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, इस तरीके से रखा गया, अब हम इसको नीचे से फोर्स ना लगाएं, ठीक है ना, और ऊपर से कुछ इस तरीके से फोर्स लगाए, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ चला जाएगा ना, और नीचे वाला हिस्सा अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। सेम हम लोगों को इसमें भी दिखाई दे रहा है कि एक क्यूब है और इसके ऊपर वाली सरफेस पे, जो सरफेस हमारी ABIH है, इस पर जो है एक फोर्स लगाया गया आगे की तरफ। तो फोर्स लगाने पर क्या होगा, नीचे वाला तो स्टेबल रहेगा, ऊपर वाली जितनी भी सरफेस है वो आगे के लिए शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो शिफ्ट कैसे होगी, जो पॉइंट A है वो A' पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट H पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट B पे शिफ्ट हो जाएगा, और I पे शिफ्ट हो जाएगा। आपको फिगर में बच्चों सब दिख ही रहा है ना। अब शिफ्टिंग की वजह से मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है ना, थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी है। थीटा को हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इसीलिए ये वाला टेन थीटा होगा, और टेन थीटा की वैल्यू होगी हमारी B' BC। ये वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा B' और उसका बेस हो जाएगा BC, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। और बच्चों आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग नीटा से शो करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग नीटा से शो करते हैं। बच्चों लास्ट टाइम में जब हम लोगों ने रिवीजन वाला वीडियो बनाया था दृढ़ता गुणांक यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे, तो हम लोगों ने इतना डिटेल्ड उस पर एनालिसिस नहीं किया था, इतना डिटेल्ड चर्चा नहीं की थी। अभी हम लोग इसको आराम से पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है तो हम लोग फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग नीटा से लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारी ऊपर वाली सरफेस है, ये वाली है ना, ABIH, ठीक है, इस सरफेस का जो एरिया है वो हम लोग मान लेते हैं कितना है, A है। अगर इस सरफेस का एरिया A हो जाता है, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर इस वाली सरफेस ABIH, इस वाली सरफेस का एरिया A हो जाता है, तो इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है ना, इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है यानी कि प्रतिबल, तो ये प्रतिबल कितना हो जाएगा, प्रतिबल हो जाएगा F/A, ठीक है ना, प्रतिबल हो जाएगा F/A। और इस F/A प्रतिबल हो जाने पर इसमें जो विकृति आ जाती है, विकृति मतलब स्ट्रेन, तो थीटा चेंज हो रहा है ना थीटा चेंज हो रहा है, तो यही इसकी स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे दृढ़ता गुणांक नीटा बराबर कितना हो जाएगा। हमेशा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है मॉडुलस का, फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिबल अपॉन विकृति, ठीक है। तो प्रतिबल कितना है हमारा, F/A है, और उसमें चेंज कितना आ गया है, थीटा चेंज आ रहा है। थीटा चेंज क्या है, हमारी विकृति है, इसलिए नीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी,
जाएगी, नीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी F/A थीटा। ठीक है ना, ये हो जाता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता गुणांक। बच्चों जितनी भी हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है ना, मॉडुलस का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक उसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम लोग इसको पास्कल भी लिखते हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL-1T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना बच्चों, ये दृढ़ता गुणांक को आप नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक। बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो का अपना लास्ट टॉपिक, पॉइजन्स रेशियो। बच्चों पॉइजन्स रेशियो किनके बीच में निकलता है वो मैं आपको बता दूं। जो लंबाई में चेंज आता है और जो मोटाई में चेंज आता है, उसके बीच के रेशियो को ही हम लोग पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। ऐसे आप बच्चों इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु क्या, रबड़ का तार है, उसको हम लोगों ने पकड़ा और दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा करके खींच दिया। तो खींचने पर क्या होता है, एक तो तार की लंबाई में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आ जाएगा, बढ़ जाएगी लंबाई, ठीक है ना। और लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उसकी जो मोटाई होगी वो भी घट जाएगी, लंबाई बढ़ेगी और मोटाई घटेगी। तो इस बढ़ी हुई लंबाई और घटी हुई मोटाई के बीच के रेशियो को ही हम लोग पॉइजन्स रेशियो कहेंगे। ठीक है ना। फिगर बच्चों मैंने आपको बना दिया है पहले ही, ताकि ज़्यादा सा टाइम वेस्ट ना हो। आप इसमें देख सकते हैं बच्चों, जब इस वायर के दोनों ही सिरों को पकड़ के खींचा गया, इधर भी फोर्स F लगाया गया, ऊपर भी फोर्स F लगाया गया, तो क्या हुआ, इसकी जो मोटाई D थी वो घट कर के कितनी रह गई, D माइनस डेल D। यानी कि ये वाली जो मोटाई है ये कितनी थी, डेल D थी इधर, और ये इधर, ये दोनों मिलाकर के डेल D मोटाई क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। और खींचने पर क्या हुआ, लंबाई L थी, बढ़कर के कितनी हो गई, L प्लस डेल L। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, खींचने पर जो इसमें चेंज आया, मतलब इसकी लंबाई में जो चेंज हो गया, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। और जो ये सिमट गया है, पतला हो गया है, तो इस वाले स्ट्रेन को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, इसको कहते हैं पार्श्विक विकृति। ठीक है ना। तो अब हिंदी में थोड़ा सा लिखते हैं कि जो हमारी अनुदैर्ध्य विकृति है, ठीक है, मतलब लंबाई में आने वाला चेंज, खींचने पर जो लंबाई बढ़ गई है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कितनी बढ़ी, डेल L बढ़ी, और टोटल कितनी थी, L थी। ठीक है। दूसरी आती है हमारी पार्श्विक। बच्चों मुझे लग रहा है कि मैंने अनुदैर्ध्य गलत लिख दिया है ना। चलिए अभी इसको आगे सही करते हैं। पार्श्विक विकृति, अब ये जो घट गई है, इसकी मोटाई घट गई है, तो कितनी घटी, डेल D घटी है ना। और टोटल कितनी थी, कैपिटल D थी। ठीक है ना, इतनी हो गई। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइजन्स रेशियो को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, और ये कितना हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है पार्श्विक विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल होती है विकृति और जो पार्श्विक विकृति, तो मोटाई में जो चेंज आ जाता है, उसी के रेशियो को ही हम लोग पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई है, देख लो बच्चों, डेल D अपॉन कैपिटल D अपॉन डेल L अपॉन कैपिटल L। अब आपको पता है आगे क्या होगा, सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इसको फिर से लिखो, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल D L अपॉन D डेल L। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, आपको मालूम होगा कि ये तो देखो वायर है, तो नीचे से ये सर्कुलर होगा, है ना। और ये टोटल आपको D दिया हुआ था, तो D क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास हो जाएगा ना D। ठीक है ना। अगर व्यास D है और अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें, ठीक है ना, तो त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r होगी ना, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, और आपको पता है कि त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल r इज इक्वल टू होती है D/2, है ना। तो ये हो जाएगी 2r इज इक्वल टू D। ठीक,
ये तो हो गया हमारी डी की वैल्यू। तो डेल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर लिख दें डेल डी, तो डेल डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 डेल आर, यही तो होगी ना। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल डी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2 डेल आर एल अपॉन डी की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे 2 आर और डेल एल, ठीक है, ये लिखेंगे ना। अब आगे क्या लिखेंगे, 2 से 2 देखिए बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल आर अपॉन डेल एल और यहाँ पे हो जाएगा एल अपॉन स्मॉल आर, ठीक है ना। यही बच्चों पॉइजन्स रेशियो बोला जाता है, ठीक है ना। ये वाला ये डेल आर इंटू एल अपॉन डेल एल इंटू आर है, इसी को हम लोग पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। और बच्चों ये रेशियो है, इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो बच्चों आज का हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आप लोग इसको नोट कर लें और फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे।